तो नमस्कार डियर स्टूडेंट। अपने आज मानव रोग के पार्ट 4 के अंदर अपनी बात करेंगे जो विषाणु जनित रोग है। कुछ विषाणु जनित रोग अपने मानव रोग के पार्ट 3 के अंदर अपने पढ़ चुके हैं। और विषाणु जनित रोग मतलब जो वायरस के कारण एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं, विषाणु जनित रोग कहलाते हैं। और अपने कुछ विषाणु जनित रोग पढ़ भी चुके हैं मानव रोग पार्ट 3 के अंदर। तो आज अपने मानव रोग पार्ट 4 के अंदर अपने जो बच्चे जो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो रोग आता है वह है हर्पीज रोग। कौन सा रोग है? हर्पीज रोग है। तो ये क्या है? एक वायरस जनित रोग है। कौन सा है? वायरस जनित रोग है या विषाणु जनित रोग बोल सकते हैं। देखिए, वायरस जनित रोग किस प्रकार का रोग है? ये एक एसटीडी रोग है। कौन सा है? एसटीडी रोग। अब देखिए, एसटीडी रोग कौन सा होता है? एसटीडी का अर्थ हो गया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, मतलब एक यौन संचारित रोग कहा जा सकता है। एसटीडी को अपने क्या बोल सकते हैं? यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। और ये किस वायरस के कारण होता है? तो इसको फैलाने वाला जो वायरस है, मतलब कारक है, वह कौन सा है? हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के कारण फैलता है। किस वायरस के कारण फैलता है? हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। और एक इस हर्पीज रोग को फैलाने वाला वायरस और है जिसका नाम है हर्पीज जोस्टर वायरस। हर्पीज जोस्टर वायरस के द्वारा भी हर्पीज रोग है। ये एक यौन संक्रामक रोग है जो इन दोनों वायरस के कारण फैलता है। कौन कौन से? हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस और दूसरा कौन सा है? हर्पीज जोस्टर वायरस। अब अगर अपनी बात करें आगे कि हर्पीज कितने प्रकार का होता है, हर्पीज रोग कितने प्रकार का होता है, तो हर्पीज रोग के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। और दोनों प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है HSV1 और दूसरा जो इसका प्रकार है वह है HSV2। तो इसके हर्पीज रोग के प्रकार पूछे जाए तो हर्पीज रोग के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो HSV फर्स्ट और दूसरा हो गया HSV सेकेंड। ठीक है, HSV फर्स्ट है, इसको अपने क्या बोल सकते हैं? ओरल हर्पीज भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओरल हर्पीज भी कहा जाता है। HSV जो सेकेंड है इसको अपने क्या कहा जाएगा? जिनाइटल हर्पीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिनाइटल हर्पीज। अब देखिए, जो हर्पीज रोग है, हर्पीज रोग के प्रकार पूछे जाए तो कितने होंगे? 2, HSV फर्स्ट और HSV सेकेंड। HSV फर्स्ट को अपने क्या कहा जाता है? ओरल हर्पीज। और HSV सेकेंड को क्या कहा जाता है? जिनाइटल हर्पीज कहा जाता है। और हर्पीज रोग है वह एक वायरस जनित रोग है और ये एक एसटीडी रोग है, मतलब यौन संचारित रोग है। और एसटीडी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या होगा? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। और इसके अलावा इसको फैलाने वाले कारक कौन से हैं? इसको फैलाने वाले कारक हैं हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस और दूसरा जो वायरस है वह कौन सा है? हर्पीज जोस्टर वायरस है। और जब ये रोग होता है तो किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? तो देखिए, लक्षण कैसे दिखाई देंगे? जब हर्पीज रोग होता है तो मुंह पर क्या होंगे? छाले होने प्रारंभ हो जाते हैं। किस प्रकार के छाले होंगे? ऐसे छाले जिनके अंदर क्या भरा होगा? पानी भरा होगा। तो मुंह पर पानी के छाले होना, मुंह पर पानी की छाले होना, छाले होना। इसके अलावा जो लसिका ग्रंथियां होती है, लसिका ग्रंथियों के अंदर क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। लसिका ग्रंथि में सूजन आना। लसिका ग्रंथि में क्या आ जाना? सूजन आ जाना। लसिका ग्रंथि और लसिका ग्रंथियों के अंदर जब सूजन आती है तो इससे एक रोग और होने की संभावना रहती है जो है कैंसर रोग। और कैंसर के बारे में अगर अपनी बात करें तो ये एक प्रकार का ट्यूमर होता है जो लसिका ग्रंथिकाओं के अंदर बन जाता है
और जो लसिका ग्रंथिकाओं से संबंधित जो कैंसर होता है उसे अपने क्या कहा जाता है, लिम्फोमा कैंसर भी कहा जाता है। और इसके अलावा और किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं कि शरीर है, शरीर के अंदर जो जल की मात्रा है, जल की मात्रा में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो और लक्षण कौन सा होगा, शरीर में जल की मात्रा में कमी आना, जल की मात्रा में कमी आना। और इसके अलावा जोड़ों में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहना। तो इस प्रकार के लक्षण किस रोग के लक्षण होते हैं, हर्पीज रोग के लक्षण होते हैं। और अगर अपनी बात की जाए इसका उपचार, तो उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है, तो हर्पीज रोग का उपचार किसके माध्यम से किया जाएगा, जो एंटीवायरल मेडिसिन होती है, एंटी वायरल दवाइयां, एंटीवायरल दवाइयों के माध्यम से इसका प्रयोग, इसका उपचार किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए बेकिंग सोडे के द्वारा भी इसका क्या किया जा सकता है, उपचार किया जा सकता है। बेकिंग सोडा जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा के द्वारा भी किसका उपचार किया जा सकता है, हर्पीज रोग का उपचार किया जा सकता है। इसके अलावा अपने इसका इलाज कर सकते हैं चंदन और गुलाब जल से। किससे, चंदन व गुलाब जल का प्रयोग करने से भी हर्पीज रोग को क्या किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसके अलावा एलोवेरा जेल का भी यूज किया जाता है, एलोवेरा जेल का भी प्रयोग किया जाता है। समझा की बात। तो देखिए हर्पीज रोग क्या है, एक वायरस जनित रोग है। किस श्रेणी में आता है, एसटीडी रोग या यौन संचारित रोग बोल सकते हैं, जिसको अपने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है। इसको फैलाने वाले कारक कौन कौन से, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस है, और दूसरा कौन सा है, हर्पीज जोस्टर वायरस। हर्पीज रोग के प्रकार पूछे जाए कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, HSV फर्स्ट जिसे अपने क्या कहा जाता है, ओरल हर्पीज भी कहा जाता है। दूसरा है HSV सेकेंड जिसे अपने जेनाइटल हर्पीज भी कहा जाता है। और जब ये रोग होता है तो ये किसके कारण से फैलता है, ये फैलता है संक्रमित यौन संबंध से। किससे, संक्रमित यौन संबंध बनाने से ये रोग हो जाता है। संक्रमित यौन संबंध बनाने से कौन सा रोग होता है, हर्पीज रोग होता है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, यौन संचारित रोग भी कहा जाता है। और जब हर्पीज रोग होता है तो किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, मुंह पर पानी के छाले निकल आते हैं, लसिका ग्रंथियों में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, शरीर में जल की मात्रा में कमी आ जाती है, जोड़ों में दर्द रहने लगता है। और इस हर्पीज रोग का उपचार किसके द्वारा किया जाएगा, एंटीवायरल या बेकिंग सोडा जिसको अपने NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है, चंदन और गुलाब जल, और इसके अलावा एलोवेरा जेल भी हर्पीज के उपचार के अंदर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। समझा गई बात। अब अपनी देखो अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, हाँ फटाफट कर लीजिए। कर लिया नोट। अब देखिए नेक्स्ट जो वायरस जनित रोग है वह कौन सा है, यह है जापानी इंसेफ्लाइसिस रोग, जिसको अपने जापानी बुखार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, जापानी बुखार भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट रोग के बारे में अपनी बात करें तो नेक्स्ट जो वायरस जनित रोग है वह है जापानी इंसेफलाइटिस रोग, जापानी इंसेफलाइटिस रोग। इसको अपने क्या बोल देते हैं, इसको कहा जाता है जापानी बुखार। तो इसका दूसरा नाम क्या होगा, जापानी बुखार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जापानी बुखार हो जाएगा। अब देखिए ये भी क्या है, एक वायरस जनित रोग है। क्या है, वायरस जनित रोग है, मतलब विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। अब इसके बाद अगर अपने से पूछ लिया जाए कि इसका वाहक कौन होता है, तो इसका वाहक होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर, जिसको अपने कहा जाता है जापानी मच्छर। क्या कहा जाता है, जापानी मच्छर भी कहा जाता है। तो इसका जो वाहक होगा, वाहक कौन हो जाएगा, मादा क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर, जिसको अपने क्या बोला जाता है, जापानी मच्छर भी कहा जाता है। क्या कहेंगे,
जापानी मच्छर। अब देखिए यह किस वायरस के कारण होता है, तो वायरस की अगर अपनी बात करें तो जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग है, इसको फैलाने वाला जो वायरस या जो कारक है वह इंसेफ्लाइटिस वायरस। कौन सा? इंसेफ्लाइटिस वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? जापानी बुखार होता है, जिसे अपने क्या कहा जाता है? जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग भी कहा जाता है। अब देखिए इसका जो उपचार है, उपचार किसके द्वारा किया जाएगा और इसके अंदर किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? तो लक्षण की अगर अपनी बात करें तो देखिए लक्षण किससे दिखाई देंगे? ये एक प्रकार का जापानी बुखार है, तो शरीर के अंदर क्या आ जाएगा? बुखार आएगा। बुखार आएगा तो क्या होगा? बदन दर्द होगा, और बदन दर्द होगा और इसके साथ साथ हड्डियों में क्या रहेगा? दर्द रहेगा। किस में दर्द रहेगा? हड्डियों में हल्का दर्द रहेगा। तो इसके लक्षण क्या हो जाएंगे? बुखार आना, बदन दर्द होना, हड्डियों में हल्का दर्द होना। समझा की बात? अब देखिए अपने से पूछ लिया जाता है कि जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग के प्रकार कितने हैं। अगर इसके प्रकार पूछे जाएं तो जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग के बुखार के जो प्रकार हैं वह कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है प्राथमिक, या इसको अपने क्या बोल देते हैं? प्राइमरी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्राइमरी। और दूसरा होता है सेकेंडरी। दूसरा कौन सा होगा? सेकेंडरी। तो जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग के प्रकार पूछे जाए तो कितने होंगे? 2। कौन कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी। अब देखिए इसका उपचार, उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है? उपचार इसका किस प्रकार से किया जाएगा? एंटीबायोटिक्स से। किससे? एंटीबायोटिक्स जो दवाइयां हैं उसके माध्यम से अपने इसका क्या कर सकते हैं? उपचार कर सकते हैं। और इसके अलावा कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है इनके उपचार के लिए? सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स का भी प्रयोग किया जाता है किस रोग के उपचार के लिए? जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग के उपचार के लिए। देखिए जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग का दूसरा नाम क्या है? जापानी बुखार। और ये एक वायरस के कारण होने वाला रोग है। और इसका वाहक पूछा जाए तो कौन सा होगा? मादा क्यूलेक्स मच्छर, जिसे अपने क्या बोल देते हैं? जापानी मच्छर कहा जाता है। और इसको फैलाने वाला जो कारक है वह कौन सा है? इंसेफ्लाइटिस वायरस है। और इसके लक्षण किससे दिखाई देंगे? बुखार आएगा, बदन दर्द रहता है, हड्डियों में हल्का दर्द होने लगता है। और जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग के प्रकार पूछे जाए तो क्या कितने होंगे? 2 होंगे। एक तो प्राइमरी हो जाएगा, दूसरा सेकेंडरी हो जाएगा। और इसके बाद इसका उपचार पूछा जाए, उपचार किया जा सकता है एंटीबायोटिक्स से और सल्फा ड्रग्स के माध्यम से। जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग का क्या किया जा सकता है? उपचार किया जा सकता है। तो ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो फटाफट नोट करना है तो नोट कर लीजिए। शाबाश, जल्दी कीजिए। कर लिए नोट? अब अपनी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो वायरस जनित रोग है वह है डेंगू बुखार। कौन सा बुखार? डेंगू बुखार। डेंगू बुखार का नाम तो सभी ने सुना होगा। तो नेक्स्ट जो विषाणु जनित रोग है वह कौन सा है? डेंगू बुखार है। डेंगू बुखार। अब देखो डेंगू बुखार की अगर अपनी बात करते हैं तो डेंगू बुखार को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसके अन्य नाम पूछे जाए तो इसे कहा जाता है हड्डी तोड़ बुखार। क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। हड्डी तोड़ बुखार। और इसके अलावा अगर अपनी बात करें तो अपने शरीर के अंदर एक रक्त कणिका पाई जाती है जिससे कहा जाता है प्लेटलेट्स, जो क्या करती है? रक्त का थक्का बढ़ाने का कार्य करती है। और उसका जो निर्माण होता है प्लेटलेट्स का, वो कहाँ होता है? लीवर मतलब यकृत के अंदर होता है। और यकृत के अंदर क्या पाया जाता है? पित्ताशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पित्ताशय नाम का अंग पाया जाता है। तो उस पित्ताशय के प्रभाव के कारण अपने शरीर के अंदर क्या आ जाता है? बुखार आ जाता है। इसी कारण इसे कहा जाता है पित्त जवर। क्या कहते हैं? पित्त जवर भी कहा जाता है। तो डेंगू बुखार के अन्य नाम पूछे जाए तो क्या होंगे? हड्डी तोड़ बुखार और पित्त जवर हो जाएगा। और इसको जो फैलाने वाला वायरस है, इसको फैलाने वाला वायरस या कारक पूछा जाए तो कौन सा वायरस होगा? रोटा वायरस हो जाएगा। कौन सा वायरस है? रोटा वायरस।
तो डेंगू बुखार है वह किस वायरस के कारण होता है? एक तो रोटा वायरस है और दूसरा जो वायरस है वह अर्बो वायरस। दूसरे वायरस का नाम क्या है? अर्बो वायरस। तो डेंगू बुखार किस वायरस के कारण फैलता है? रोटा वायरस या अर्बो वायरस के कारण फैलता है। अब देखिए इसका वाहक कौन होता है? इसका वाहक कौन होगा? डेंगू बुखार का वाहक पूछा जाए तो इसका वाहक होता है मादा एडिस इजिप्टाई मच्छर। मादा एडिस इजिप्टाई मच्छर। मादा एडिस इजिप्टाई मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? डेंगू बुखार होता है। और ये मादा एडिस इजिप्टाई मच्छर कैसा होता है? ये एक चितकबरा मच्छर होता है, मतलब उसके मच्छर के शरीर पर क्या होते हैं? लाइनें ही लाइनें होती हैं। मतलब एक चितकबरा मच्छर जिसका नाम क्या है? मादा एडिस इजिप्टाई मच्छर। और ये कहाँ विकसित ज्यादा होता है? ये स्वच्छ जल में पाया जाता है। किस पे रहता है? ये स्वच्छ जल में रहता है, स्वच्छ जल की सतह पे रहता है। और जब ये किसी व्यक्ति को काटता है तो शरीर के अंदर कौन सा वायरस छोड़ देता है? या तो रोटा वायरस छोड़ देता है या अर्बो वायरस छोड़ देता है, जिसके कारण अपने शरीर के अंदर क्या आ जाएगा? बुखार आ जाता है। और इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? हड्डी तोड़ बुखार या पित्त जवर कहा जाता है। तो इसके लक्षण कैसे दिखाई देंगे? लक्षण कैसे दिखाई देंगे? तेज बुखार आएगा। क्या आएगा? तेज बुखार आना। और तेज बुखार आएगा तो हड्डियों के अंदर क्या रहेगा? तेज दर्द रहेगा। भाई आपने भाषा में बोल दिया ना कि हाड़ टूटा है जी, ठीक है। हाड़ टूटा है मतलब हड्डियों के अंदर क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है, ठीक है। तो इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। तो हड्डियों में तेज दर्द होना, हड्डियों में तेज दर्द होना। इसके अलावा जो शरीर के अंदर प्लेटलेट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्लेटलेट्स जो रक्त कणिकाएं होती हैं, इनकी संख्या में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आना, कमी आना। समझा की बात? तो डेंगू बुखार के लक्षण क्या होंगे? तेज बुखार आएगा, हड्डियों में तेज दर्द रहेगा, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आएगी, इसके अलावा सिर दर्द होगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार के लक्षण किसके हैं? डेंगू बुखार के हैं। अब देखिए डेंगू बुखार का अपने उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है। तो डेंगू बुखार को रोकने के लिए या डेंगू बुखार का उपचार करने के लिए एक वैक्सीन है जिसका नाम है डेंगू वैक्सिया वैक्सीन। डेंगू वैक्सिया वैक्सीन का प्रयोग किया जाएगा। इसका प्रयोग किया जाएगा, डेंगू वैक्सिया वैक्सीन का प्रयोग किया जाएगा। तो डेंगू बुखार का ये नाम पूछा जाए तो क्या होगा? हड्डी तोड़ बुखार या इसे क्या कहते हैं? पित्त जवर। ये किस वायरस के कारण फैलता है? रोटा वायरस या अर्बो वायरस के कारण फैलता है। और इसका वाहक कौन होगा? मादा एडिस इजिप्टाई मच्छर के काटने से यह रोग फैलता है। और मादा एडिस इजिप्टाई मच्छर कहाँ पाया जाता है? स्वच्छ जल की सतह पर पाया जाता है। और इसके लक्षण क्या होंगे? तेज बुखार आएगा, हड्डियों में तेज दर्द रहेगा, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है, सिर दर्द रहने लगता है। और इसका उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है? डेंगू वैक्सिया वैक्सीन के द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है। समझा की बात? नोट कीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपने आगे बात करते हैं किसके बारे में? नेक्स्ट जो वायरस जनित रोग है वह है पोलियो रोग। कौन सा रोग है? पोलियो रोग। पोलियो रोग ये भी क्या है? एक वायरस जनित रोग है, मतलब विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। इसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? वायरस जनित रोग। कौन सा रोग है ये? वायरस जनित रोग है। ये किस वायरस के कारण होता है? तो इसका कारक है पोलियो वायरस। कौन सा वायरस है? पोलियो वायरस है। अब देखो जब ये पोलियो रोग होता है तो इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? इसका प्रभाव पड़ता है पूरे तंत्रिका तंत्र पर और इसके अलावा लसिका ग्रंथियों पर। तो इससे प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं?
इससे प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र और लसिका ग्रंथि और लसिका ग्रंथियां। जब पोलियो रोग हो जाता है तो उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तंत्रिका तंत्र और लसिका ग्रंथियां हैं। समझा की बात? अब देखो, जब ये रोग हो जाता है तो किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? तो लक्षण कैसे दिखाई देंगे? तो पोलियो रोग से जो ग्रस्त व्यक्ति होता है, ग्रस्त बालक होता है, वो क्या होगा? मंदबुद्धि बालक होगा। कैसा होगा? मंदबुद्धि बालक होगा। हाथ पैर हैं, इनकी हड्डियां क्या हो जाती है? टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। मतलब हाथ पैर क्या हो जाना? टेढ़े मेढ़े हो जाना। किस रोग के लक्षण है? पोलियो रोग के लक्षण है। तो देखिए इसके लक्षण कैसे होंगे? हाथ पैर टेढ़े मेढ़े होना, टेढ़े मेढ़े होना। इसके अलावा अगर दूसरा लक्षण देखें तो मंदबुद्धि होना, मंदबुद्धि होना। और यह रोग ये किस में होता है? विशेषकर यह रोग किस में होता है? बच्चों में होने वाला रोग है। किस में होता है? बच्चों में होने वाला रोग है। अधिकतर ये रोग किस में होता है? बच्चों में होता है। तो देखिए जी, अब इसका उपचार किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए उपचार क्या रहेगा इसका? उपचार की अगर अपनी बात करते हैं तो उपचार को लेके अगर अपनी बात करें तो एक तो आती है पोलियो वैक्सीन और एक आती है पोलियो ड्रॉप। मतलब पोलियो ड्रॉप कौन सी? 2 बूंद जिंदगी की। ये स्लोगन सुना होगा, जो किससे संबंधित है? पोलियो रोग से संबंधित है। तो देखिए इसका उपचार किसके द्वारा किया जाएगा? पोलियो वैक्सीन के द्वारा। किसके द्वारा? पोलियो वैक्सीन के द्वारा। और दूसरा इसका उपचार है पोलियो ड्रॉप, पोलियो ड्रॉप। देखो, पोलियो वैक्सीन और पोलियो ड्रॉप पूछ लिया जाता है कि पोलियो ड्रॉप की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पोलियो ड्रॉप के खोजकर्ता कौन थे? एल्बर्ट साविन थे। कौन थे? एल्बर्ट साविन के द्वारा किसकी खोज की गई थी? पोलियो ड्रॉप की खोज की गई थी। और इसके अलावा अगर अपने से पूछ लिया जाए कि पोलियो वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन साल्क। क्या नाम था? जॉन साल्क। समझा गई बात? तो देखिए, पोलियो रोग है वह क्या? एक वायरस जनित रोग है। इसको फैलाने वाला जो कारक है वह कौन सा है? पोलियो वायरस है। और जब पोलियो रोग हो जाता है तो इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? तंत्रिका तंत्र और लसिका ग्रंथियों पर पड़ता है। तो इसमें किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, बालक मंदबुद्धि होगा। और ये अधिकतर किस में होने वाला रोग है? बच्चों में होने वाला रोग है। और इसका उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है? पोलियो वैक्सीन या पोलियो ड्रॉप के द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है। और इसके खोजकर्ता कौन है? जॉन साल्क। और पोलियो ड्रॉप के खोजकर्ता कौन है? एल्बर्ट साविन के द्वारा पोलियो ड्रॉप की क्या की गई थी? खोज की गई थी। अब अगर अपनी बात करें कि पोलियो का सर्वप्रथम पहला रोगी कहाँ मिला था? तो पहला रोगी कहाँ मिला था? राजस्थान में। राजस्थान में पोलियो का पहला रोगी मिला था अजमेर में। और पूछ लिया जाए कि राजस्थान में पोलियो का अंतिम रोगी किस वर्ष में मिला था? तो पोलियो का अंतिम रोगी देखा गया था कब? 2017 में। इसके बाद आज तक पोलियो का कोई भी रोगी नहीं पाया गया है। समझा गई बात? तो ये थे अपने बेटा वायरस जनित रोग। और अब अपने आगे बात करेंगे किसके? जीवाणु जनित रोगों के बारे में। ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए, शाबाश, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर लिया नोट? हाँ जी। अब अपने आगे बात करते हैं किसके बारे में? वायरस जनित रोगों के बारे में अपने पढ़ा। अब अपने आगे पढ़ते हैं जीवाणु जनित रोग। संक्रामक रोग का जो दूसरा प्रकार है वह कौन सा है? जीवाणु जनित रोग। दूसरा प्रकार कौन सा है? जीवाणु जनित रोग। अब देखो, जीवाणु जनित रोग या इनको अपने क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया
जनित रोग भी बोल सकते हैं। बैक्टीरिया किसको कहते हैं? जीवाणु को कहा जाता है। जो जीवाणुओं या बैक्टीरिया के माध्यम से एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैलते हैं, वे क्या कहलाएंगे? वे संक्रामक रोग कहलाएंगे, जीवाणु जनित रोग। समझा गई बात? तो अब अपने जीवाणु जनित रोग में एक एक रोग को लेकर अपनी बात करेंगे और इसका पूरा कंटेंट देने का आपको मैं प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए, विषाणु ये सॉरी जीवाणु जनित रोग के अंदर पहला जो रोग है वह कौन सा है? हैजा रोग। कौन सा रोग है? हैजा रोग। देखो, यह एक क्या है? जीवाणु जनित रोग। ये किसके कारण फैलता है? या तो अपने दूषित जल का सेवन करेंगे या दूषित भोजन का प्रयोग करेंगे, तो उसके कारण कौन सा रोग हो जाता है? हैजा रोग हो जाता है। और इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? यकृत पर, मतलब लीवर पर पड़ता है। और जब लीवर पर इसका प्रभाव पड़ता है तो इसके कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं? उल्टी लगनी प्रारंभ हो जाती है, उल्टी आनी स्टार्ट हो जाती है, दस्त लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार के लक्षण किसके होते हैं? हैजा रोग के होते हैं। तो देखिए, कारक अगर पूछा जाए कि इसका कारक कौन सा होगा, तो हैजा रोग का कारक कौन सा होगा? विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु होगा। विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? हैजा रोग होता है। तो देखिए, इसका जो वाहक होगा, वाहक कौन होगा? हैजा रोग किसके कारण फैलता है? दूषित जल और दूषित भोजन के कारण फैलता है। किसके कारण फैलता है? दूषित जल और दूषित भोजन के कारण फैलने वाला रोग कौन सा है? हैजा रोग है। और इसको फैलाने वाला जीवाणु मतलब कारक कौन सा होगा? विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु। कौन सा जीवाणु हो जाएगा? विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु। तो ये किस जीवाणु के कारण फैलता है? विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण फैलता है। और जब हैजा रोग होता है तो इसका प्रभाव किस अंग पर पड़ता है? इसका प्रभाव किस अंग पर पड़ता है? इसका प्रभाव पड़ता है यकृत पर। किस पर? यकृत पर, या इसको अपने क्या बोल देते हैं? लीवर भी बोल सकते हैं। ठीक है। और जब यकृत पर इसका प्रभाव पड़ता है तो उल्टी लगनी स्टार्ट हो जाती है, दस्त लगने स्टार्ट हो जाती हैं। तो किस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे? लक्षण कैसे दिखाई देंगे? उल्टी आना, उल्टी आना, दस्त लगना, पेट में मरोड़ी आना, पेट में मरोड़ी आना। ठीक है, ये इस प्रकार के लक्षण किस रोग के होते हैं? हैजा रोग के होते हैं। समझा की बात? और इसका अपने उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है? इसका उपचार अपने कर सकते हैं एंटीपायरेटिक्स नामक मेडिसिन के द्वारा। किसका उपचार किया जा सकता है? हैजा रोग का। तो देखिए, उपचार क्या होगा इसका? एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स दवाइयों के माध्यम से किस रोग का उपचार किया जा सकता है? हैजा रोग का उपचार किया जा सकता है। देखिए, वाहक क्या होगा इसका? किसके कारण फैलता है हैजा रोग? दूषित जल और भोजन के कारण फैलता है। और इसको फैलाने वाला कारक या जीवाणु कौन सा है? विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण फैलता है। और हैजा रोग होने पर इसका प्रभाव किस अंग पर पड़ता है? यकृत अर्थात लीवर पर पड़ता है। और लक्षण की बात की जाए, हैजा रोग होने पर किस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे? उल्टी आना स्टार्ट हो जाती है, दस्त लगना, पेट में मरोड़ी आना। इसके अलावा निर्जलीकरण, ये भी एक हैजा रोग का लक्षण होता है। कौन सा? निर्जलीकरण। और इसका उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है? एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन का प्रयोग करके इसका उपचार किया जा सकता है। समझा की बात? फटाफट नोट कीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शाबाश, जल्दी कीजिए। कर लिया नोट? अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट जीवाणु जनित रोग की। और नेक्स्ट जो जीवाणु जनित रोग है वह है सिफिलिस रोग। कौन सा रोग है? सिफिलिस रोग। तो नेक्स्ट जो जीवाणु जनित रोग है वह कौन सा है? सिफिलिस रोग। सिफिलिस रोग।
ये भी एक जीवाणु जनित रोग है और ये किस श्रेणी में आ जाता है? यौन संचारित रोग की श्रेणी में आ जाता है। तो इसको भी अपने क्या बोला जाएगा? एसटीडी रोग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाएगा, या अपने इसको कहा जाएगा यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग भी बोल सकते हैं। समझ आ गई बात? अब देखो सिफिलिस रोग है। सिफिलिस रोग एक एसटीडी रोग है। ये किस वायरस के कारण फैलता है? तो ये किस वायरस के कारण फैलता है? ये फैलता है ट्रिपोनिमा पैलिडम नामक जीवाणु के कारण। तो इसको फैलाने वाला कारक या जो जीवाणु है वह कौन सा है? ट्रिपोनिमा पैलिडम। ट्रिपोनिमा पैलिडम नामक जीवाणु के कारण फैलता है। और इसका वाहक कौन होगा? इसका वाहक होता है संक्रमित यौन संबंध। किससे फैलता है? यौन संबंध बनाने से। किस प्रकार का यौन संबंध होगा? संक्रमित यौन संबंध बनाएंगे तो संक्रमित यौन संबंध बनाने से कौन सा रोग हो जाता है? सिफिलिस रोग हो जाता है। और जब यह रोग होता है तो इसमें किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? जो जनन अंग होते हैं, जैसे कि शिशन हो गया, मादा योनि हो गई, वर्षण हो गया, अंडाशय हो गया, ठीक है, इनके अंदर क्या हो जाते हैं? घाव हो जाते हैं। और घाव आने के कारण इनके अंदर क्या जाती है? सूजन आ जाती है। इसी कारण सिफिलिस रोग को सुजाक रोग भी कहा जाता है। तो लक्षण कैसे दिखाई देंगे? जनन अंगों में घाव हो जाना, घाव हो जाना, जननांगों में सूजन आ जाना, जननांगों में सूजन आ जाना, त्वचा पर चकत्ते बन जाना, त्वचा पर चकत्ते बनना, चकत्ते बनना। और इसके अलावा जो लक्षण दिखाई देते हैं तो शरीर की जो अधिकतर भाग हैं, अधिकतर भागों पर लाल रंग के या लालिमा वाले क्या होते हैं? प्यूपिल्स बनते हैं, जिनको अपने फुंसियां कहा जाता है। तो शरीर के अधिकतर भागों पर लालिमा युक्त फुंसिया हो जाना, ये भी क्या है? एक सिफिलिस रोग का लक्षण है। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो इसके अलावा जो हाथ की जो त्वचा है, तो हाथ की त्वचा पर भी घाव हो जाते हैं, जिसको अपने त्वचीय घाव या इनको कहा जाता है व्रण। तो हाथ की त्वचा पर घाव हो जाना, हाथ की त्वचा पर घाव हो जाना, जिसे अपने क्या बोल सकते हैं? व्रण कहा जाता है। क्या कहते हैं? व्रण कहा जाता है। समझा की बात? तो किस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे सिफिलिस रोग होने पर? जननांगों में क्या हो जाते हैं? घाव हो जाते हैं। जननांगों में क्या हो जाते हैं? सूजन आ जाती है। त्वचा पर चकत्ते बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और शरीर के अधिकतर भागों पर क्या आ जाती है? लाल रंग की फुंसियां निकलनी प्रारंभ हो जाती है। और हाथ की त्वचा पर क्या हो जाते हैं? घाव हो जाते हैं, जिन्हें अपने क्या कहा जाता है? व्रण कहा जाता है। और इसका अगर अपने उपचार करेंगे तो उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है? उपचार करेंगे अपने इसका सिफ्लॉक्स के द्वारा। किसके द्वारा? सिफ्लॉक्स दवाई के द्वारा या सिफ्लॉक्स ड्रग्स के द्वारा इसका क्या किया जा सकता है? उपचार किया जा सकता है। समझा की बात? और सिफिलिस रोग को जननांगों में सूजन होने के कारण क्या कहा जाता है? सुजाक रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुजाक रोग भी कहा जाता है। तो सिफिलिस रोग या सुजाक रोग कौन सा रोग है? एक जीवाणु जनित संक्रामक रोग है, जिसे अपने यौन संचारित रोग की श्रेणी में रखते हैं। मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है, एसटीडी रोग कहा जाता है। और इसको फैलाने वाला जीवाणु कौन सा है? ट्रिपोनिमा पैलिडम नामक जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? सिफिलिस या सुजाक रोग होता है। और वह कौन होगा? जब अपने द्वारा संक्रमित यौन संबंध बनाएंगे तो कौन सा रोग हो सकता है? सिफिलिस रोग हो सकता है। और इसके लक्षण कैसे दिखाई देंगे?
जननांगों में क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। जननांगों में क्या हो जाते हैं, सूजन आ जाती है। त्वचा पर सफेद चकत्ते बनने स्टार्ट हो जाते हैं और शरीर के अधिकांश भागों पर क्या हो जाती है, लालिमा युक्त फुंसियां हो जाती हैं। और हाथ की त्वचा पर घाव हो जाते हैं जिनको अपने त्वचीय घाव कहा जाता है। और उन त्वचीय घाव को क्या बोला जाता है, व्रण बोला जाता है। और इसका उपचार सिफ्लॉक्स ड्रग्स या सिफ्लॉक्स दवाई के माध्यम से इसका क्या किया जा सकता है, उपचार किया जा सकता है। समझा की बात, तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर लिया नोट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो जीवाणु जनित रोग है वह कौन सा है। नेक्स्ट जो जीवाणु जनित रोग है वह है रेनबो ट्राउट रोग। कौन सा है, रेनबो ट्राउट रोग। रेनबो ट्राउट रोग ये भी क्या है, एक जीवाणु जनित रोग है। ये भी क्या है, एक जीवाणु जनित रोग है। और इसको फैलाने वाला जो जीवाणु या कारक है वह कौन सा है, यह फैलता है रेनबो ट्राउट नामक जीवाणु के कारण। किसके कारण फैलता है, रेनबो ट्राउट नामक जीवाणु के कारण फैलता है। समझा गई बात। और इसका जो प्रभाव है वह किस पर पड़ता है, इसका प्रभाव किस अंग पर पड़ता है, तंत्रिका तंत्र पर। किस पर पड़ता है, तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। और जब तंत्रिका तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है तो देखो कई बार आपने देखा होगा कि जैसे अपने कोई गिलास वगैरह के माध्यम से अपने पानी पीते हैं, तो जैसे अपने गिलास को हाथ में पकड़ते हैं या किसी वस्तु को हाथ में पकड़ते हैं तो अपने हाथ में क्या होता है, वाइब्रेट होने लगता है, कंपन होने लगता है। ठीक है, तो यह लक्षण किस रोग का होता है, रेनबो ट्राउट रोग का। ठीक है, मतलब तंत्रिका तंत्र क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो इसके कारण हाथ में क्या होगा, कंपन होना प्रारंभ हो जाता है। हाथ में कंपन होना, यह किस रोग का लक्षण है, रेनबो ट्राउट रोग का लक्षण है। और जब इस प्रकार का लक्षण दिखाई देता है या रेनबो ट्राउट रोग हो जाता है तो इसका उपचार किसके माध्यम से करेंगे, इसका उपचार किस मेडिसिन से किया जाएगा, सल्फा ड्रग्स से इसका उपचार किया जा सकता है। समझा गई बात। तो रेनबो ट्राउट रोग क्या है, यह एक इस प्रकार का रोग है जिसका प्रभाव किस पर पड़ता है, तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। और जिसके कारण हाथ में क्या होने लगता है, कंपन होने लगता है। और यह किस जीवाणु के कारण होता है, रेनबो ट्राउट नामक जीवाणु के कारण होता है। और इसका उपचार क्या रहेगा, सल्फा ड्रग्स के द्वारा इसका क्या किया जा सकता है, उपचार किया जा सकता है। समझा गई बात, तो नोट कर लीजिए। कर लिया नोट। नेक्स्ट जो रोग है जीवाणु जनित रोग की श्रेणी में वह न्यूमोनिया। न्यूमोनिया नंबर 4 जो जीवाणु जनित रोग है वह न्यूमोनिया। न्यूमोनिया रोग का नाम सुना होगा सभी ने। तो देखिए न्यूमोनिया रोग क्या है, न्यूमोनिया रोग किस जीवाणु के कारण फैलता है, यह फैलता है डिप्लोकोक्स न्यूमोनी नामक जीवाणु के कारण। तो इसको फैलाने वाला कारक या जीवाणु कौन सा है, डिप्लोकोक्स न्यूमोनी नामक जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है, न्यूमोनिया रोग होता है। और ये एक जीवाणु जनित रोग है। डिप्लोकोक्स न्यूमोनी नामक जीवाणु के कारण एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में जाने वाला एक संक्रामक रोग है। और जब ये रोग होता है तो इसका प्रभाव कौन से अंग पर पड़ता है, इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, श्वसन तंत्र पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, श्वसन तंत्र पर पड़ता है। मतलब जब न्यूमोनिया रोग हो जाएगा तो श्वास लेने में क्या आएगी, कठिनाई होगी। तो इसका जो प्रभाव दिखाई देगा वह किस पर दिखाई देगा, श्वसन तंत्र पर दिखाई देता है। तो मतलब लक्षण कैसे दिखाई देंगे, लक्षण कैसे उत्पन्न होंगे, श्वास लेने में कठिनाई होगी, श्वास लेने में कठिनाई होना। और श्वास लेने में कठिनाई होगी तो किसके कारण होगी, क्योंकि फेफड़ों में क्या हो जाती है, जकड़न पैदा हो जाती है। तो फेफड़ों में क्या आ जाएगी, जकड़न आ जाएगी। फेफड़ों में
जकड़न उत्पन्न होना, फेफड़ों में जकड़न उत्पन्न होना। तो जब न्यूमोनिया रोग होता है तो किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? श्वास लेने में कठिनाई होगी, फेफड़ों में जकड़न उत्पन्न हो जाती है। तो इसका उपचार किसके माध्यम से किया जाएगा? तो न्यूमोनिया का उपचार है वो किसके द्वारा किया जाएगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिसिन के द्वारा क्या किया जा सकता है? न्यूमोनिया का उपचार किया जा सकता है। समझा की बात? तो न्यूमोनिया रोग को फैलाने वाला कारक कौन सा है? डिप्लोकोक्स न्यूमोनिया नामक जीवाणु है। इसका प्रभाव किस अंग पर पड़ता है? श्वसन तंत्र पर। और इसके कारण किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? श्वास लेने में कठिनाई होती है और फेफड़ों में क्या जाती है? जकड़न आ जाती है। और उपचार क्या किया जाएगा इसका? स्ट्रेप्टोमाइसिन है। समझा की बात? क्लियर है? तो नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? नेक्स्ट अपने जीवाणु जनित रोग के अंदर अपनी बात करते हैं टाइफाइड। किसकी? टाइफाइड। नेक्स्ट जो जीवाणु जनित रोग है वह कौन सा है? टाइफाइड। टाइफाइड रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है मियादी बुखार। क्या कहा जाता है? मियादी बुखार। मियादी बुखार मतलब लंबे समय तक शरीर के अंदर इसका प्रभाव रहता है। और मान लो जून जुलाई के अंदर अगर अपने को ये बुखार होता है तो आगे 1 साल बाद फिर जून जुलाई का समय आने पर भी ये बुखार हो सकता है। तो इसी कारण इसे क्या कहा जाएगा? मियादी बुखार। और इसके अलावा इसे कहा जाता है आंत्रज्वर। क्या कहा जाएगा? आंत्रज्वर भी कहा जाता है। अब देखिए टाइफाइड रोग है वह किस जीवाणु के कारण फैलता है? तो इसको फैलाने वाला कारक या जो जीवाणु है वह कौन सा है? वह सल्फोनेला टाइफी नामक जीवाणु। कौन सा है? सल्फोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग हो जाता है? टाइफाइड रोग हो जाता है। अब देखिए टाइफाइड रोग होने पर इसका प्रभाव किन अंगों पर पड़ता है? इसका जो प्रभाव पड़ता है वह किस अंग पर पड़ेगा? आंत पर पड़ता है। किस पर? आंत पर पड़ता है। और आंत पर पड़ता है, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? आंत्रज्वर। या इसे अपने क्या बोल सकते हैं? आंत पर पड़ने के अलावा दूसरा जो प्रभाव पड़ता है वह किस पर पड़ता है? यकृत पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? यकृत पर पड़ता है। तो देखिए लक्षण किस प्रकार के दिखाई देंगे? लक्षण की अगर अपनी बात करें तो इसमें क्या आता है? बुखार आता है, बुखार आना, चक्कर आना, कमजोरी आना, कमजोरी आना। इसके अलावा अगर अपनी बात करें जब शरीर के अंदर कमजोरी आती है तो कमजोरी आने का पीछे कारण क्या है? जो लीवर है, लीवर भी क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। और जब लीवर कमजोर होता है तो लीवर कमजोर होने के कारण ही बार बार कौन सा रोग होता है? टाइफाइड रोग होता है। कौन सा रोग होता है? टाइफाइड रोग होता है। तो इसका उपचार अपने किसके द्वारा किया जा सकता है? एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के द्वारा और एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन के द्वारा इसका क्या किया जा सकता है? उपचार किया जा सकता है। तो उपचार के लिए कौन सी मेडिसिन रहेगी? एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स और एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन के द्वारा किसका उपचार किया जा सकता है? टाइफाइड का उपचार किया जा सकता है। तो टाइफाइड का अन्य नाम पूछा जाए तो क्या होगा? मियादी बुखार या आंत्रज्वर। इसको फैलाने वाला कारक या जीवाणु कौन सा है? सल्फोनेला टाइफी नामक जीवाणु है। और इसका प्रभाव किन अंगों पर पड़ता है? आंत पर और यकृत पर, मतलब लीवर पर। और लक्षण कैसे दिखाई देते हैं? बुखार आने लगता है, चक्कर आएगा, कमजोरी आना, लीवर कमजोर हो जाना, सिर दर्द होना, सिर दर्द होना। ये इस प्रकार के लक्षण किस रोग के हैं? टाइफाइड रोग के। और उपचार किस के माध्यम से किया जाएगा? एंटीबायोटिक्स और एंटीपायरेटिक्स के द्वारा इसका क्या किया जा सकता है? उपचार किया जा सकता है। समझा गई बात? अब अपनी नेक्स्ट जो बचे हुए जीवाणु जनित रोग हैं
ये अपने आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।